द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। साथियों, संविधान व लोकतंत्र बचाओ मंच द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को नागपुर के डीएनसी सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध चुनावी विश्लेषक स्वराज इंडिया के डॉक्टर योगेंद्र यादव जी जाहिर व्याख्यान में बोलते हुए द रिपब्लिकन विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। आज इस देश में लोकशाही पर हमला है, उसकी अगर कोई प्रमाण चाहिए था तो आज सुबह स्वयं सरकार ने पकड़ा दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें इसका कोई ना कोई नया प्रमाण मिल जाता है और अब ये घटनाएं इतनी सामान्य हो गई हैं कि अब हम इसको नोटिस करना भी भूल गए। वो कहते हैं ना कि अगर एक मेंढक को आप उबलते हुए पानी में डाल दीजिए, वो एकदम जंप करके बाहर आ जाएगा, लेकिन उस मेंढक को आप सामान्य पानी में रख दीजिए और धीरे 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 गर्म करना, आंच पे रख दीजिए, पानी गर्म होगा होगा होगा, उबलने लग जाएगा, मेंढक बाहर नहीं निकलेगा, उबल जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पतीले में बैठे हुए मेंढक को लगता है कि नहीं, अभी तो वैसा ही है टेम्परेचर, अभी तो 1 डिग्री बढ़ा है, नहीं वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। हम लोगों की स्थिति भी उसी मेंढक जैसी है, जिसे रोज सुबह लगता है नहीं अच्छा परसों तो उसे भी पकड़ा था, वैसा ही है कुछ, आज अभिसार को भी पकड़ लिया है, पहले उसका नंबर आया था, दूसरे का नंबर आया था इत्यादि। ये सब चीजें सामान्य लगती हैं क्योंकि हर रोज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, अब पानी उबल रहा है, मेंढक को पता नहीं लग रहा है, लेकिन पानी उबल रहा है। मुझसे पहले कॉमरेड ने कहा कि ये देश का अंतिम चुनाव होगा। मैं आपसे असहमत हूं कॉमरेड, इसलिए कि आप जो कह रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या करने का 20वीं सदी का मॉडल था। अब लोकतंत्र की हत्या करने का 21वीं सदी का मॉडल आ गया है, बड़ा सुंदर चमचमाता हुआ सुंदर सी पन्नी में। इस नए मॉडल में चुनाव बिल्कुल नियमित करवाए जाएंगे, लेकिन चुनाव में सत्ताधारी दल की विजय सुनिश्चित होगी। चुनाव जरूर होंगे। जो हमारे यहां हो रहा है, देखिए 20वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या का मॉडल क्या था कि कोई प्रधानमंत्री आता था, कोई आर्मी का जनरल आता था, टीवी पे रेडियो पे अनाउंसमेंट करता था, कल से मार्शल लॉ लग गया है, सेंसरशिप हो गई है, अब इस देश में ये नहीं चलेगा, कल से आपकी फ्रीडम खत्म इत्यादि इत्यादि। देश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इत्यादि 2-4 बहाने लगा के कहता था कल से ये खत्म, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के 50 देशों में हुआ। ये खुले तौर पे लोकतंत्र की हत्या का मॉडल था। लेकिन 21वीं सदी आते आते दुनिया भर के डिक्टेटर लोग समझदार हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे खुले तौर पे लोकतंत्र की हत्या करने से क्या होता है कि खून हाथ में लग जाता है, गंदा लगता है, हाथ में लगा हुआ खून, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अब क्यों हाथ को गंदा किया जाए। इसलिए 21वीं सदी का जो मॉडल है वो ये है कि जो लोकतंत्र की हत्या करता है वो सबसे पहले जनता का गुणगान करता है, कहता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र हमारे यहां, कहता है लोकतंत्र की जननी हम, कहता है जनता जनार्दन की जय हो, और उसके बाद चाकू लेके लोकतंत्र का एक हल्का सा 1 इंच काटता है, 1 इंच से ज्यादा नहीं काटता एक दिन में। अगले दिन फिर वो मंत्र पढ़ता है, संसद की जय हो, नई संसद, नई इमारत, नई इबारत, 1 इंच और चाकू से काट देता है। फिर तीसरे दिन कहता है मीडिया की स्वतंत्रता बेहद अनिवार्य है, शानदार मीडिया है, मीडिया को जिम्मेवारी से व्यवहार करना चाहिए, फिर 1 इंच और काट देता है।
इस तरह से होता है। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा, मैं केवल मोदी की बात नहीं कर रहा, रूस में ये हो रहा है, पुतिन जो कर रहा है, तुर्की में एर्दोगन जो कर रहा है, हंगरी में ऑर्बान जो कर रहा है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक मॉडल है और इन पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। 21वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या कैसे, हाउ टू किल ए डेमोक्रेसी नामक किताब है, और वो भारत के बारे में नहीं है, भारत के बारे में एक शब्द नहीं है उस किताब में। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप तो भारत की कहानी पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल 21वीं सदी का मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, और इस मॉडल में कॉमरेड चुनाव करवाना अनिवार्य है। 5 साल में एक बार चुनाव करवाओ, चुनाव को टाइटली मैनेज करो, पहले से सुनिश्चित करो कि अगर कोई ज्यादा दिक्कत करता है तो उसको चुनाव से पहले उठा के जेल में, और अगर कोई कैंडिडेट ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करवा दो, वोटर लिस्ट को ठीक मैनेज कर लो, और चुनाव के दिन सुरक्षा का ठीक इंतजाम कर दो। और चुनाव अगर मैं इस 5 साल में एक दिन मैनेज करो और उसके बाद बाकी 5 साल की छुट्टी, ये 21वीं सदी का मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, और वो हमारे देश में हो रहा है। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है? इसीलिए कि अभी सरकार को 5 साल में 3-4 बार परेशान होना पड़ता है। बीच में कर्नाटका का चुनाव आ जाता है, कर्नाटका के चुनाव में पार्टी हार जाती है, दिक्कत हो जाती है। यूपी का चुनाव आता है, जीत तो जाती है लेकिन उसमें आपको किसान आंदोलन की बात को मानना पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो 5 साल में बार बार साहब को जो परेशानी, राजा जी को जो परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए अब ये फॉर्मूला आया है कि 5 वर्ष में एक बार चुनाव करो, उसी दिन लोकसभा, उसी दिन विधानसभा, सब टंटा खत्म करो। जितना मैनेजमेंट करना है एक दिन में कर लेंगे, जो हाथ गंदे करने हैं एक दिन हो जाएगा, उसके बाद झाड़ो और 5 साल का टंटा समाप्त। सो मैंने इसलिए कहा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इसका पूरा नाम नहीं है, ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर, इसका फॉर्मूला है, उसके लिए किया जा रहा है सब। लेकिन मैं लोकशाही की हत्या के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम सब इसके लिए परिचित हैं, हम सब जानते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि आज जो हो रहा है वो केवल लोकशाही की हत्या नहीं हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे सर्वांगीण रूप से हमें देखना चाहिए। लोकशाही की हत्या से एक कदम आगे है संविधान, जिसका आपने जिक्र किया, संवैधानिक ढांचे की हत्या। लोकशाही की हत्या इस देश में पहली बार नहीं हो रही है। इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 से 1977 तक, वो लोकशाही की हत्या थी इस देश में। वो तो पता नहीं क्यों 1977 में इंदिरा गांधी को लगा कि वो चुनाव जीत जाएंगी। इंदिरा गांधी की गलती से देश बच गया, उन्होंने चुनाव करवा दिया, हार गई, देश बच गया। लेकिन आज जो हो रहा है वो केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं है, आज उससे कहीं बड़े और गहरे संकट में हम हैं। आज संवैधानिक ढांचे को समाप्त किया जा रहा है। उस संवैधानिक ढांचे के 3-4 स्तंभ हैं जिनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। वो जिनका जिक्र हमने अभी किया जब हमने प्रस्तावना पढ़ी, उद्देशिका संविधान की पढ़ी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म या डाइवर्सिटी कह लीजिए। ये 4 स्तंभ हैं जिन चारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। सेकुलरिज्म, आप इसे धर्मनिरपेक्षता कहें, पंथ निरपेक्षता कहें, कम से कम एक सिंपल बात थी, इस देश में किसी एक धर्मावलंबियों का बोलबाला नहीं होगा। इस देश में कोई नहीं कह सकता कि मैं मकान मालिक हूं, तुम बाकी लोग किराएदार हो। मोटी भावना ही, अब इसका आप जो शब्दावली बना लीजिए, आपका जो भी मत हो, धर्म हो, पंथ हो, उपासना की जो पद्धति हो, जो मर्जी हो,
आप सब इस देश के मालिक हो, कोई किराएदार नहीं है इस देश में। ये मूल भावना थी इसकी। आज क्या हो रहा है? सच ये है कि इस देश के 99% लोगों के लिए इस देश का संविधान बदल चुका है, क्योंकि संविधान वो नहीं होता जो कि सुप्रीम कोर्ट मानता है। 99% लोगों के लिए संविधान वो है जो पड़ोस के थाने का थानेदार मानता है। थाने में आप गए, टुकड़े किए जा रहे हैं और गढ़ एक बार टूट जाए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मणिपुर में जो हो रहा है, आज सुबह ही किसी से बात हो रही थी, महिला से, वो मणिपुर से आई है, वो कह रही थी योगेंद्र जी कुछ कीजिए। मैंने कहा भैया मैं जरूर कुछ करूंगा, लेकिन ये जो मणिपुर में हो रहा है आज, ये अगले 25-50 साल तक इसको सुलझाना बहुत कठिन काम है। ऐसा काम कर रहे हैं। श्रीलंका में जो हुआ, यही काम श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका दक्षिण एशिया का सबसे सुंदर, सबसे संपन्न देश हुआ करता था, और वहां इसी तरह की राजनीति थी। यही वहां हुआ था कि श्रीलंका में रहना है तो सिंगला बोलना हो। वहीं से सारा शुरू हुआ था, श्रीलंका में आग लगना। और आज श्रीलंका कहने को एक देश है, वास्तव में 2 देश बन चुके हैं उसके अंदर। मणिपुर आज कहने को एक राज्य है, 2 राज्य बन चुके हैं उसके अंदर। और यही बात जो श्रीलंका इस वक्त मणिपुर में हो रहा है, वो झांकी है पूरे भारत के भविष्य की, अगर हम लोग कुछ नहीं करें। आज हम उस स्थिति में आ गए। तो ऐसे में हमारा क्या दायित्व बनता है? एक दीर्घकालिक दायित्व, एक अल्पकालिक दायित्व। दीर्घकालिक दायित्व क्या है? दीर्घकालिक दायित्व है कि हम एक वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लंबी लड़ाई की तैयारी करें, क्योंकि एक बार इस तरह की ताकतें देश में आ जाती हैं, वो रातों रात समाप्त नहीं होती। अब आपको अगले 20, 25, 50 साल की लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बिल्कुल देश की आजादी का एक दूसरा संग्राम है, जिसमें न जाने कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितने लोगों को सब कुछ, अपना कैरियर, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। ये विचार की लड़ाई है, ये संस्कृति की लड़ाई है। इसके बारे में आज मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इसलिए कि इस सांस्कृतिक वैचारिक लड़ाई के लिए हमें नए सांस्कृतिक वैचारिक औजार बनाने होंगे, और कुछ औजार जो हमारी जेब में थे और चले गए हैं, उनको दोबारा हासिल करना होगा। 3 औजार थे जो हमारी टेबल पे पड़े हुए थे, हमने उठा के बीजेपी की थाली में रख दिए, उनको वापस उनकी थाली से लेना होगा। पहला है राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सब लोगों का राष्ट्रवाद है। आरएसएस, बीजेपी ने एक बूंद खून इस राष्ट्रवाद में नहीं लगाया, और ये आज ठेकेदार बन के बैठे हुए इस राष्ट्रवाद के। क्यों? हमारी कमी की वजह से। हमने अपने घर की संपत्ति दूसरे की थाली में रख दी, इस वजह से बने हुए। इनकी हिम्मत देखिए, भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे तुम भगत सिंह का नाम लेते हो? भगत सिंह ने जो इन सांप्रदायिक लोगों के बारे में बोला था, अगर वो दुनिया को पता लगे तो कमजोरी तो हमारी है ना। हम भगत सिंह के विचारों को नहीं पहुंचा सके, इसलिए इनकी हिम्मत हो रही है नाम लेने की भगत सिंह का। तो राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हिंदू धर्म, ये 3 ऐसी संपत्ति हैं जिनको हमने अपने हाथ से फिसल की जाने दिया और इनकी थाली में उठा के रख दिया। ये लंबी चर्चा का विषय है, आज मैं नहीं करूंगा। इन तीनों को वापस छीनना होगा। इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस देश की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की बताई, तो उन्होंने इसमें फेडरलिज्म को शामिल किया। फेडरलिज्म शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं उनमें से फेडरलिज्म एक है। राज्य की अपनी अलग सत्ता होगी, केंद्र सरकार की अपनी अलग सत्ता है, उसको अलग अलग तरीके से समाप्त किया जा रहा है। आपके यहां पता नहीं हुआ या नहीं, पश्चिम बंगाल में परसों राज्यपाल ने तय किया कि गवर्नर की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। वहां की राज्य सरकार ने कहा लेकिन ये तो हमारे विश्वविद्यालय हैं, हम आपको बताएंगे किसे अपॉइंट करना है। राज्यपाल ने कहा छोड़िए, आरएसएस से लिस्ट आई और राज्यपाल ने उन लोगों को बंगाल सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति आरएसएस की रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नर ने सीधे कर दी। अब देखते रहिए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, करते रहिए। यही नहीं, बंगाल के गवर्नर ने राज्यपाल के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो स्थापित किया। अरे गवर्नर एक अलग सरकार चला रहा है वहां पे, एक ममता बनर्जी की सरकार है और एक गवर्नर की अपनी सरकार है। यह सब शुरू हो चुका है। संघीय व्यवस्था को समाप्त करने का तरीका है। और सोशल जस्टिस, ये सारा जो उठापटक कल से हो रही है वो इसलिए है कि सामाजिक न्याय की आवाज ना उठ सके। अंततः, और मैं थोड़ी देर में उस पर आऊंगा, अंततः ये सारा खेल इस देश में एक खास तरह की आर्थिक व्यवस्था, एक नंगी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था और चतुर्वर्ण व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास है। राजनीति इस वक्त इन दोनों चीजों को ढकने का एक तरीका है। इस देश में लोकशाही और संविधान पे हमला केवल किसी एक व्यक्ति की सनक से नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति के अहंकार से नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक सामाजिक और आर्थिक डिजाइन, सामाजिक और आर्थिक कुछ एक नई व्यवस्था को लाने के लिए उसको राजनीति से ढका जा रहा है। राजनीति का काम एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को संपुष्ट करना है। ये हो रहा है इस वक्त। तो मैंने कहा कि लोकशाही का सिर्फ हत्या नहीं हो रही, पूरे संवैधानिक ढांचे को बदला जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इससे भी आगे हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त भारतीय गणतंत्र की हत्या हो रही है। अब गणतंत्र और लोकशाही में क्या अंतर है, हम सामान्यतः आजकल नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि दोनों एक ही शब्द है। पॉलिटिकल साइंस की किताब में बताया जाता है कि जिस लोकशाही में कोई राजा नहीं होता उसको गणतंत्र कहा जाता है। यह पर्याप्त नहीं। गणतंत्र का बहुत गहरा अर्थ है और इसलिए बाबा साहेब के आग्रह पे हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में दोनों शब्दों का अलग अलग जिक्र हुआ, गणतंत्र भी और लोकतंत्र भी। गणतंत्र इससे कहीं आगे की चीज है। गणतंत्र मतलब एक गण, जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक समुदाय जिसका एक विचार है, जिसका एक सपना है, जिसके आधार पर वो एक पूरा समुदाय काम करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है बंधुता, जिसको हम आमतौर पे पढ़ के भूल जाते हैं। और 20वीं सदी के भारत में केवल बाबा साहेब थे जिन्होंने बार बार इस शब्द को रेखांकित किया, फ्रेटर्निटी, बंधुता। बाद में उन्होंने कहा जो मैत्री की अवधारणा है बौद्ध धर्म दर्शन में, मित्तर, उससे जुड़ी हुई है ये बात। मतलब कि कोई भी देश तब बनता है जब उसमें एक होने का भाव हो, एक विचार हो, एक तरह की समझ हो, एक दृष्टि हो। और आज जो सबसे बड़ा हमला है वो केवल लोकशाही पे नहीं है, वो केवल संवैधानिक ढांचे पे नहीं है,
वो इस देश के अस्तित्व पे हमला है। ये देश एक देश के रूप में रहे, एक भारत एक भारतीयों का समुदाय रहे। बाबा साहब ने बार बार कहा था कि जाति व्यवस्था इस देश में बंधुता स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधक है। आज इस देश में गण जो है वो गण को ही छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र चल रहा है, और अगर वो टूट गया तो उसके बाद लोकशाही का, संविधान का कोई मतलब नहीं बचता है। और अगर आप उसका नमूना देखना चाहें तो अभी मैं जो लिंचिंग चल रहा है उसकी बात नहीं करूंगा, माइनॉरिटीज पे जो हमला चल रहा है उसकी बात नहीं करूंगा। आपको मैं मणिपुर लेके चलूंगा। मणिपुर में जाके देखिए गणतंत्र की हत्या का क्या मतलब होता है। पता नहीं कितनी समाचार आजकल टीवी और अखबार में आते हैं। इस देश का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी भी इतना ही जानता है कि मणिपुर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, और वहां के दो समुदायों में आपस में झगड़ा चल रहा है, हिंसा चल रही है। हम इतना ही जानते हैं, लेकिन केवल ये नहीं हो रहा। मणिपुर में जो हो रहा है उसको केवल और केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है गृह युद्ध। सिविल वॉर चल रहा है इस वक्त मणिपुर में। और सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी देश प्रदेश के दो हिस्से एक दूसरे के विरुद्ध सिर्फ झगड़ा, सांप्रदायिक दंगा, ये सब नहीं, जब एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए पूरे युद्ध में लग जाते हैं। इस वक्त मणिपुर में वो चल रहा है। झगड़े दंगों में छोटी मोटी चीजें होती हैं, जहां दोनों के पास बंदूकें हैं, लाइट मशीन गन है, AK-47 दोनों पक्षों के पास। दोनों ने बंकर बना रखे हैं जैसे युद्ध में बनते हैं, और दोनों पक्षों के बीच में विभाजन की रेखा है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त चेकिंग होती है, जैसे वीजा की चेकिंग होती है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, और उसको डिफेंड करने के लिए वहां पे पुलिस और आर्मी की भूमिका इस वक्त वहां ये है कि वो दोनों गृह युद्ध में लगे हुए दोनों पक्षों ने जो बॉर्डर बनाया है उस बॉर्डर की रक्षा करना पुलिस और आर्मी का काम है, और कुछ नहीं। स्थिति ये है कि मणिपुर की गवर्नर जब इंफाल से दूसरे इलाके तक जाती हैं तो एक ड्राइवर और स्टाफ उनको बॉर्डर तक लेके जाता है। बॉर्डर पे वो ड्राइवर और स्टाफ उतर जाता है, उधर से दूसरा ड्राइवर और स्टाफ आता है जो उनको आगे लेके जाता है। ये आज की स्थिति है मणिपुर में। तो इंटरनेशनल बॉर्डर में ये नहीं होता। स्थिति ये है कि और दो चार ये जो वन कंट्री वन इलेक्शन जैसा 42वां संशोधन हुआ था इस देश के संविधान में, ऐसा ही कुछ संशोधन किया जाएगा जिससे पूरा संविधान बदल जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। इसलिए अल्पकाल में उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आजकल ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं ना, नागपुर में भी मैंने देखा है बड़े फ्लाईओवर हो गए। फ्लाईओवर पे चढ़ने ही आपको लगता है कि चढ़े या ना चढ़े, क्योंकि अगर गलत फ्लाईओवर पे चढ़ गए तो फिर गाड़ी 6-7 किलोमीटर तक कोई आपको यू टर्न नहीं मिलता, फिर गाड़ी चली जाएगी गलत दिशा। आज देश बिल्कुल उसी मोड़ पे खड़ा है। एक गलत फ्लाईओवर पे 2024 में अगर चढ़ गए 20 साल तक कोई यू टर्न नहीं मिलेगा इस देश में। मैं सोच समझ के कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ये मत समझिए कि ये गलती है 5 साल में सुधार लेंगे, नहीं। 20 साल के लिए फिर कोई यू टर्न नहीं है इसके बाद। इसलिए अल्पकालिक उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी,
गणतंत्र विरोधी बीजेपी आरएसएस की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाना इस देश का सर्वोपरि लक्ष्य है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के सत्ता में हटने से इस देश में सेकुलरिज्म वापस आ जाएगा। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि चतुर्वर्ण लाने के सारे षड्यंत्र रुक जाएंगे। नहीं, इन सब के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हो सकता है जो दूसरी सरकार आए उससे भी लड़नी पड़ेगी। सब होगा, लेकिन लड़ाई करने के लिए जमीन चाहिए ना। आज तो वो जमीन बचाने की लड़ाई है। भाई बस के अंदर घुसे ना घुसे, पहले बस मुंबई की बस के अंदर होता है ना, मुंबई की ट्रेन में भी होता है, पांव रखने की जगह तो पहले मिले, पहले पांव रखे, हैंडल पकड़े, उसके बाद बाकी कुछ करेंगे। आज वो लड़ाई है कि आप पांव रख के हैंडल पकड़ पाएंगे कि नहीं। लड़ना तो उसके बाद होगा ही होगा, लेकिन लड़ाई लड़ने की जगह बचाने की लड़ाई। 2024 कोई सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए राजनीति के सामान्य धर्म को बाजू में रख दीजिए। राजनीति का सामान्य धर्म क्या होता है? किंतु परंतु का। पार्टी तो ठीक है, उम्मीदवार ठीक नहीं। उम्मीदवार तो अच्छा है, लेकिन इसकी पार्टी ने 15 वर्ष पहले ये किया, देखिए तो 30 साल पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किया था। आज ये सब सोचने का समय नहीं है। सब किंतु परंतु को आप उठा के अपनी जेब में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए। किंतु परंतु का समय हट चुका है। जब घर में आग लगी हो तो केवल 2 ही पार्टियां दिखती हैं। एक पार्टी वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही हो, और दूसरी पार्टी वो जो पानी की बाल्टी लेके आए। पानी की बाल्टी का रंग लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है, कल तक मेरा और उसका झगड़ा था, बातचीत हमारी नहीं होती थी, इसका कोई मतलब नहीं। अगर मेरे घर में आग लगी है, जिसकी बाल्टी का रंग मुझे पसंद नहीं है और जिससे मेरी बातचीत नहीं होती, अगर वो पानी लेके आ रहा है, उस दिन वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, उसको मैं गले लगाऊंगा और उसके साथ मिलकर आग बुझाऊंगा। आज वही क्षण है इस देश में। इसलिए बीजेपी आरएसएस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जनता को इकट्ठा करके हराना, मगर हराने का काम काफी नहीं है। लोग पूछते हैं भैया हराने की बात मत बताओ, मुझे कहो किसे जिताना है, वोट किसे देना है, साफ बोलो ना। पहले दुविधा थी हमारे मन में, लेकिन जब से ये इंडिया अलायंस बना है, ये दुविधा भी हमारी समाप्त हो। जैसा भी है, अब एक विकल्प है। आज से 1 वर्ष पहले अगर बात होती थी तो लोग कहते थे बीजेपी के विरुद्ध सामने है कौन जी, कोई नहीं, ये तो सब बटे पड़े हैं, देखना ये एक कमरे के अंदर बैठ भी नहीं सकते। कहते थे 24 का इलेक्शन तो हो गया जी, अब 29 की बात करो, उससे पहले तो मोदी का कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पिछले 1 वर्ष में मिजाज बदला। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से देश का मिजाज बदला। उस यात्रा से लोग पूछते हैं कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, राहुल गांधी को क्या फायदा हुआ। मैं कहता हूं मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पूछिए कि देश को क्या फायदा हुआ। देश को फायदा यह हुआ कि इस देश को एक बार दोबारा आशा की किरण दिखाई दी। इस देश में दोबारा से मोहब्बत जैसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हुआ और इस देश में अडानी का नाम लेने की हिम्मत आई। ये फायदा तो मिजाज बदला। उसके बाद इंडिया कोएलिशन बना, इंडिया गठबंधन बना। लोगों ने पूछा जी इससे क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता इससे क्या फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी वाले लोग जैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे तो बहुत फायदा हुआ। आप समझिए, तो जब से इंडिया गठबंधन बना है ये कहते हैं कि देश का नाम इंडिया नहीं है।
मेरी और अगर जावेद भाई की लड़ाई हो जाए, और अगर समझिए मेरे पिताजी का नाम जावेद है, और अगर जावेद भाई से लड़ाई होने के बाद मैं कहूं नहीं मैं अपने बाप का नाम बदलूंगा, इसका मतलब है कि मैं इनसे बहुत डरा हुआ हूं। ये यही के साथ हो रहा है। बीजेपी के अपने संविधान में देश का नाम लिखा हुआ है, अंग्रेजी के संविधान में इंडिया। इंडिया शाइनिंग किसने शुरू किया था? बीजेपी ने। इंडिया स्टार्टअप किसने शुरू किया? बीजेपी ने। 50 प्रोग्राम बनाए, इंडिया ये इंडिया वो। और आपने पता नहीं वीडियो देखा या नहीं, उसमें मोदी जी कह रहे हैं, 4 साल पहले का वीडियो है, मोदी जी कहते हैं मैं कहूंगा जीतेगा, आप बोलिएगा इंडिया। मोदी और आज कहते हैं इंडिया है ही नहीं, देश ही नहीं है, ये देश का नाम बदल देंगे। मतलब इतनी तकलीफ है, इसका मतलब है तीर निशाने पे लगा है। तो इंडिया ने क्या किया है मुझसे मत पूछिए, बीजेपी वालों को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो किया है। परेशान तो है, मगर क्या इतने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। इंडिया अपना काम करे, गठबंधन करे, वोट सीट शेयरिंग करे, वो सब होगा, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, खुल के बताऊं, कैमरा के सामने बोल रहा हूं, केवल इंडिया गठबंधन बनने से और इनकी सीट शेयरिंग हो जाने से काम नहीं बनेगा। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनमें आपस में खींचतान है। कल वर्धा में मैं था तो पत्रकार परिषद में किसी ने पूछा, सर आप इंडिया का समर्थन कर रहे हैं लेकिन इनके दलों में तो कुछ आपसी मनमुटाव है। मैंने कहा भैया सच बात है, इनमें मनमुटाव है, लेकिन आप तो वर्धा के पत्रकार हैं ना। नागपुर में बीजेपी के 2 बहुत बड़े लीडर रहते हैं, सुनते हैं उनमें भी मनमुटाव है। उन्होंने कहा है तो सर। मैंने कहा सुनते हैं नागपुर और दिल्ली में भी मनमुटाव है। कहते साहब वो भी है। मैंने कहा फिर ये राजनीति में सब जगह होता है, अगला सवाल पूछिए। तो ये तो है, लेकिन सच ये है कि अगर इंडिया गठबंधन वोट का, सीट का सारा काम अपना कर दे, बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट हर तरफ दे दे, क्या केवल उतने भर से बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं। मैंने कई सालों चुनाव का गणित किया है, मैं आपको बता सकता हूं कि बीजेपी 2024 में हार सकती है। इसको गणित के आधार पर कह रहा हूं, यहां पे पूरा गणित बताऊंगा नहीं, केवल आपको इतना बता दूं, आप अपने मन में गणित के कर लेना। ऐसे कितने राज्य 2019 में बीजेपी को किस राज्य में कितनी सीटें मिली, फिर आप एक लिस्ट बनाना, ऐसे कितने राज्य हैं जहां बीजेपी की सीटें जो 2019 में मिली थी उससे अधिक आ सकती है। लिस्ट बनाने की कोशिश करना, शायद एक भी राज्य नहीं मिलेगा आपको। गुजरात में 26 में से 26, राजस्थान में 25 में से 24 जमा 1 25, मध्य प्रदेश में 28 में से 27, झारखंड में 14 में से 11, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, महाराष्ट्र में 48 में से 41, बिहार में 40 में से 39। कहां बढ़ेगी? कर्नाटका में 27-28 में से 25। कहां बढ़ेगी? सूची बनाना, फिर एक दूसरी लिस्ट बनाना। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी की सीट 2019 की तुलना में तो घटेगी ही घटेगी। आप ये दोनों सूची बना लेना, उसके बाद जो आपका निष्कर्ष है वो सच्चा निष्कर्ष। मैं इसमें आपसे तर्क नहीं करूंगा, बहस नहीं करूंगा। ये दोनों लिस्ट बनाते ही आपको पता लग जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल 303 सीट है। आप गणित कर लेना, जो हर व्यक्ति का गणित है वो सच्चा गणित है, मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। आप करके देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि दिल्ली वाले क्यों हिल रहे हैं इस वक्त। क्योंकि उन्हें भी गणित करके देखा हुआ है, उन्हें भी पता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। बीजेपी हार सकती है, लेकिन हारी हुई है ये मत मान लीजिएगा। आप सब जानते हैं
2019 से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बीजेपी हार सकती है, लेकिन हारी हुई है ये मत मान लीजिएगा। आप सब जानते हैं 2019 से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी। कुछ लोग कहते हैं करवाई गई थी और कुछ लोग कहते हैं कि 2024 से पहले भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कहते हैं करवाई जा सकती है। मैं नहीं जानता, ऐसी बातें कही जा रही। इसलिए आप अभी से मान के मत चलिए कि बीजेपी हार गई। हार सकती है, हार गई नहीं। तो फिर क्या होगा? जो शक्ति है उसको गई में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? हम सब लोग करें। इस देश के लोकतंत्र को बचाना केवल 28 पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी नहीं। इंडिया कोएलिशन अपना काम करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, मध्यम करेगा, जैसा करेगा करेगा। उनका अपना स्वार्थ भी जुड़ा है, इसलिए करेंगे, वो करें। लेकिन इस देश में बच्चे सिर्फ इंडिया कोएलिशन के नेताओं के नहीं बनेंगे, आपके मेरे बच्चे भी इसी देश में। बीजेपी को हराने की गरज सिर्फ उनकी नहीं है, उनसे ज्यादा गरज मेरी और आपकी है। हमें इस देश को ऐसा बनाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी और उसकी बेटी ऐसे देश में पले जहां सड़क पे औरत के कपड़े उतारे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता एक देश जिसमें प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानता हो। मैं नहीं चाहता ऐसा देश जिसमें AK-47 दोनों तरफ से चल रही हो, जैसे अफगानिस्तान में चल रही है। इसलिए मेरी गरज, लोग मुझसे कहते हैं दीजिए आप सब लोग चल के इनका सहयोग कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता ये कैसे हैं, मुझे इन्हें मेरी जरूरत है, मैं नहीं जानता, मुझे इनकी जरूरत है। मुझे इस देश को बचाना, हम सबकी आज ये